पिछले क्लास में आप मैटर समझ रहे थे। मैटर को दो भागों में पहले बांटा गया। एक को कहा गया मिक्सचर और एक को कहा गया प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया गया, एक को कहा गया होमोजीनियस मिक्सचर और एक को कहा गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और फिर प्योर सब्सटेंस को आप डिफाइन कर लिए थे और आपको ये भी बताया गया कि प्योर सब्सटेंस भी दो भागों में बंटता है। एक कहलाता है एलिमेंट और दूसरा कहलाता है कंपाउंड। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आयरन का रॉड है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये आयरन का रॉड है, तो यदि ये आयरन का रॉड है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही एटम होगा, आयरन के अलावा कोई भी एटम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आयरन के एटम के समूह से बने हुए यह जो सब्सटेंस जो का है ये, यही कहलाएगा कौन चीज? एलिमेंट। इट मीन्स वी कैन से दैट एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, substance which consists of only one type of atom or molecule is called element। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है। आप कुछ बात बेसिक में पढ़े थे उसको थोड़ा याद कीजिए और उसके हिसाब से समझिए तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं फिर हम इस पर आएंगे। सुनिए, यदि हम एक गिलास पानी लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हम यहाँ पर लिखते हैं H2O कंपाउंड। यदि आप यहाँ पर H2O लिए हैं तो H2O का छोटा छोटा ढेर सारा टीनी पार्टिकल्स जिसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, H2O का एक मॉलिक्यूल, H2O का दूसरा मॉलिक्यूल, H2O का तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से अरबों खरबों मॉलिक्यूल जब एक साथ एसोसिएट होगा, एक साथ आएगा, तब जाके एक गिलास पानी आपको दिखेगा। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो H2O कंपाउंड भी लिख सकते हैं और H2O मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। दोनों सही है लिखना, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। क्या मतलब अलग होता है? आप इसको दो तरह से समझिए। H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो अरबों खरबों पार्टिकल है उसमें हम केवल एक पार्टिकल को अलग करें तो उसी को क्या कहा जाएगा? H2O मॉलिक्यूल। और इस तरह से अरबों खरबों पार्टिकल्स का एक समूह, एक ग्रुप, ये पूरा का पूरा का यदि हम बोलना चाहते हैं तो हमको क्या बोलना पड़ेगा? H2O कंपाउंड। यानी हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंपाउंड। और यदि हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में या फिर ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आप ये पहले समझे कि H2O मॉलिक्यूल और H2O कंपाउंड दोनों में डिफरेंस क्या है। इसी प्रकार यदि हम एक लोहा का टुकड़ा लेते हैं तो लोहा का टुकड़ा ढेर सारा लोहा के एटम से मिलकर बना हुआ हो और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोहा का एटम होगा। यदि आप एक पार्टिकल को निकाल लें तो उसको आप कहेंगे Fe का एटम। और इस एटम के संयोग से, इस पूरे एटम के समूह से बना हुआ ये पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या कहलाता है? Fe का एलिमेंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। और प्योर सब्सटेंस which is made up of only one type of atoms is called elements। तो ऐसी स्थिति में जो संबंध कंपाउंड का मॉलिक्यूल के साथ है वही संबंध एलिमेंट का किसके साथ है? एटम के साथ है। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा और एटम का ही एक समूह क्या कहलाएगा? एलिमेंट, बशर्ते कि वो एटम एक जैसा होना चाहिए। उसी प्रकार मॉलिक्यूल का एक समूह क्या कहलाता है? कंपाउंड। और कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ये बात पहले बहुत डिटेल में बताया हुआ है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ में यहाँ नहीं जा रहे, थोड़ा शॉर्टकट में निकल रहे हैं। अब इसी चीज को आधार मानकर अब आगे की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, लेकिन इस डेफिनेशन में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बात लिख दिया गया है। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और करके लिख दिया गया कौन चीज? मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एलिमेंट। अब बताइए, सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप का मॉलिक्यूल हो, क्या कभी आप देखें कि वो एलिमेंट होता है? होता है, कुछ केस में होता है। किस केस में होता है? अब आप इस बात को समझिए।
इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। हमने कहा कि मॉलिक्यूल का ग्रुप कहलाता है कंपाउंड और एटम का ग्रुप कहलाता है एलिमेंट। लेकिन अभी उस डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल का जो ग्रुप होगा वो भी क्या कहलाया है, एलिमेंट। ये कब होता है वो सुनिए। वैसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक ही तरह का एटम हो, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2। अब बताइए इसमें तो केवल दो हाइड्रोजन का एटम आपस में जुड़ा हुआ है। अब बताइए ऑक्सीजन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन का एटम। ये कहलाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये कहलाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और यदि हम H2O लिखते हैं तो ये कहलाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। बताइए तो पहले आप कि इस सब मॉलिक्यूल में कुछ अंतर है या सेम है, ये अंतर है, दोनों डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है। कैसे, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है जिसमें एटम आपस में एक जैसा हो, और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें एटम डिफरेंट हो। जैसे इसमें कितना कितना प्रकार का एटम है, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें केवल हाइड्रोजन है, इसमें केवल ऑक्सीजन। अब जरा सोचिए कि एक बर्तन में ढेर सारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, यानी H2O का एक मॉलिक्यूल, H2 का दूसरा, H2 का तीसरा मॉलिक्यूल, H2 का चौथा मॉलिक्यूल, ढेर सारा H2O यदि इसमें रखा हुआ है तो इसमें बताइए हाइड्रोजन का इसमें यदि हम एटम की बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही होगा ना, जो मॉलिक्यूलर फेज में उपस्थित है, जो मॉलिक्यूल बन के उपस्थित है। तो वैसी स्थिति में मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी हम इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। लेकिन इसी में यदि आप H2O ले लीजिए, एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, अरबों खरबों H2O, तो इसके समूह को हम एलिमेंट नहीं कह सकते, यहां क्या कहना पड़ेगा, कंपाउंड। यानी कंपाउंड के लिए एक कंडीशन है कि मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो हेट्रोन्यूक्लियर होना चाहिए, या ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें दो या दो से अधिक तरह के एलिमेंट्स के एटम उपस्थित। अब समझ में आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कभी कभी मॉलिक्यूल का जो ग्रुप होता है वो भी एलिमेंट कहला जाता है, और ये कब कहलाता है, जब वो मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर हो, यानी एक ही तरह के एटम आपस में जुड़े हुए हो। क्लियर है ये। और यदि आप अभी भी नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए कि एलिमेंट का डिफिनीशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। यदि आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस H2 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 H2, ढेर सारा H2 इसमें होगा। अब बताइए तो इसमें हाइड्रोजन के एटम को छोड़कर दूसरा कुछ है, तो ये एलिमेंट है। हाँ, ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, यह मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो हाइड्रोजन का एटम आपस में जुड़ा हुआ अवस्था में है, लेकिन है तो हाइड्रोजन ही ना, हाइड्रोजन के अलावा कुछ है क्या। इसलिए ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट। यहां से एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है लेकिन सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता है। कैसे, देखो H2O कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन यदि हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 मॉलिक्यूल तो कहेंगे लेकिन H2O के समूह को हम एलिमेंट कहेंगे ना कि कंपाउंड। तो ये सब बात आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा, तो पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए। हेडिंग डाल चुके हैं ना एलिमेंट्स, इंग्लिश मीडियम में लिख चुके हैं आप, हिंदी मीडियम वाले लोग लिखिए और आगे इंग्लिश मीडियम वाले लोग डिफाइन कीजिए कंपाउंड को। यहाँ थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, फटाफट लिखिए तो हिंदी मीडियम वाले लोग। जाते वक्त मिल लेना, तो जाते वक्त मिल लेना।
जो बात अभी हम आपको समझा रहे थे एग्जैक्टली वही बात इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। हम जब एलिमेंट की बात किए थे तो वहां पर सिर्फ एक ही तरह का एटम था सब्सटेंस में। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मेनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब ही हुआ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स, लेकिन आगे लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ एटम्स फ्रॉम मोर देन वन एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें एटम डिफरेंट एलिमेंट्स का होना चाहिए। जैसे आप वाटर को लिखिए, H2O कहेंगे तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, कंपाउंड भी कहलाएगा, क्योंकि वहां पर कितने तरह के एलिमेंट्स के एटम उपस्थित हैं, तो एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। जो बात अभी बोला गया है वही बात नोट में लिखा हुआ है। नोट का जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट्स इज नॉट ए कंपाउंड। मतलब ये कहा गया कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक ही तरह के एटम हो वह कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन गैस इज एलिमेंट्स बट नॉट कंपाउंड, बट H2 इज मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल है लेकिन उस मॉलिक्यूल से बना हुआ जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड नहीं कहला के क्या कहलाएगा, एलिमेंट, बिकॉज हाइड्रोजन गैस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट और ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, दैट इज हाइड्रोजन। तो नोट एक करके लिखिए। तो यहाँ पर दो पॉइंट आपको लिखा जाएगा। नोट वन में आप ये वाला लिख लीजिए, नोट टू में फिर आगे वाला। नोट का जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। सारे के सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। इसी में जैसे हाइड्रोजन गैस इज ए मॉलिक्यूल बट नॉट ए कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड ऑफ ओनली वन एलिमेंट। Water H2O can be called a molecule or can be called a compound because water contain more than two or more than two types of atoms। हालांकि इसमें दो ही तरह का एटम है। अब जैसे H2SO4 आप ले लेंगे, H2SO4 में हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। क्या हुआ, इसको आगे बढ़ाएं क्या? लिखने में तो आप लोग बहादुर हैं।
अच्छा एक बात बताइए, कंपाउंड को आप देख सकते हैं, क्या मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं? कभी नहीं। एटम को भी आप नहीं देख सकते हैं, मॉलिक्यूल को भी आप नहीं देख सकते। जैसे सुनिए, यदि ये लोहा का एक टुकड़ा है तो ये हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसी का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा यानी लोहा का एटम, वो लोहा का एटम नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। हम कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं Fe एटम, और कहीं पर हम लिखा हुआ देखते हैं Fe एलिमेंट। तो दोनों में फिजिकल अपीयरेंस का भी अंतर है। एक आपको दिखने वाला नहीं है, दूसरा आपको दिखेगा। आप पूरा का पूरा ग्लास में पानी भरा हुआ है वो आप देख सकते हैं, लेकिन वाटर के एक मॉलिक्यूल को आप देख नहीं सकते हैं। तो यह भी एक बड़ा अंतर है। अब जरा सोचिए, जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं उस चीज को आप पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं। इसी वजह से ना इसको समझना और समझाना दोनों टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और शुरू में आप विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होता भी होगा, क्योंकि जो चीज नजर से दिख नहीं रहा है उसको हमको समझाना पड़ता है। लेकिन आपको पानी तो दिखता है। पानी का जैसे एक गिलास है, उसको आधा कर दीजिए, फिर आधा कर दीजिए, फिर आधा कर दीजिए, फिर आधा कर दीजिए, कहीं ना कहीं जाके वो सबसे छोटे टुकड़ा में बटेगा ना। जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वही क्या कहलाएगा? H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, चेंज करें क्या इसको? देखिए, हाइड्रोजन का एक एटम अभी अलग है, हाइड्रोजन का ये एटम अलग है, लेकिन जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जब सुनिएगा, जब भी H2 लिखा हुआ रहे तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और जब भी सिंगल H लिखा हुआ रहे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वन हाइड्रोजन एटम। तो अंतर स्पष्ट है। अच्छा ये बताइए, नेचुरल एग्जिस्टेंस कैसा है हाइड्रोजन का? कैसे कैसे पाया जाता है? हाइड्रोजन H के रूप में या H2 के रूप में? तो हम आज के बाद कभी भी बोले ना कि हाइड्रोजन गैस लिखिए, तो या तो आप पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस HYDRO इस तरह से लिखिए, नहीं तो सिंबल में या फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहेंगे तो आप H गैस मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? H2 गैस। हम ऑक्सीजन गैस बोले तो आप क्या लिखिएगा? O2 गैस। ओजोन गैस लिखें तो क्या लिखिएगा? O3 गैस। ऐसे लिखना है। अच्छा हीलियम गैस बोले तो क्या लिखना है? He गैस, क्योंकि वह एटॉमिक फॉर्म में रहता है। नोबेल गैस से वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये सब लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, बाकी यदि समझ गए तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत छोटा चीज है जो आप ऑलरेडी पहले से समझते होंगे। जो नहीं समझते हैं वो जरूर लिख लीजिए। पढ़े आगे। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, लिखने दीजिए। वो यदि लिख लिए ना तो इसको मत लिखिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा? H2O। अब बताइए तो H2O में कितना एटम है? तीन। दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ये बात ऐसे ही समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप उसको लिखिए मत, आप समझते हैं। और अब जो बात लिखा हुआ है पहले आप इसको लिखिएगा नहीं, सुनिए पहले, सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। वाटर में कौन कौन एटम है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक्चुअल में H2 गैस और O2 गैस, इस दोनों को जब आप आपस में रिएक्शन कराओगे तो ये दोनों आपस में मिलके बना देता है वाटर। अब देखो,
दो चीज के मिलने के बाद बना हुआ जो तीसरा चीज होता है, इसका प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट एटम से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब जैसे हाइड्रोजन नेचुरली वो हाइड्रोजन गैस होता है, गैसियस फेज में पाया जाता है। ऑक्सीजन भी गैस होता है, नेचुरली गैसियस फेज में उसका एग्जिस्टेंस है नेचर में। लेकिन यदि आप वाटर लीजिएगा, तो वाटर का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। यहां पर एक बात लिखी हुई है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड लाइक वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। For example, hydrogen and oxygen are gases, whereas the compound formed by their combination, that is water, is liquid. समझ में आया कि ये क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर सिंपल मतलब यही है कि जब आप दो चीज का केमिकल रिएक्शन करा के तीसरा चीज बना देते हैं, तो तीसरे चीज का जो प्रॉपर्टी होता है वह प्रॉपर्टी जिस चीज से वो बना है उसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको और बेहतरीन आप ऐसे समझ सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के बारे में आप जानते होंगे कि ये पॉप साउंड के साथ जलता है। यदि आप हाइड्रोजन में आग लगा दो तो उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन बम काफी काफी खतरनाक बम होता है, काफी तेजी से जलता है हाइड्रोजन। और आप यह भी जानते होंगे कि किसी भी चीज के कंबसन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलता उलता नहीं है। अब जरा सोचो कि हाइड्रोजन एक जलने में महारथी है, ऑक्सीजन जलाने में महारथी है, और जब दोनों मिलके आपस में रिएक्शन करके वाटर बना देता है, तो उस ये वाटर उस आग को बुझाने में महारथी है। अब बताइए, बिल्कुल उल्टा प्रॉपर्टी हो गया ना। एक जलने वाला है, एक जलाने वाला है, और जो उसके दोनों के मिलने से जो बना वो बुझाने वाला है। बताइए, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी। इससे बेहतरीन एग्जांपल अब आप क्या समझ सकते हैं? लिखेंगे इसको। हो गया क्या? चेंज कर दूं? वही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लिख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है।
बस 10 तारीख है ना? अभी 12th वाला बैच सब ऑफ था पिछले 10 दिन से, सबका 11th वाला पेपर चल रहा था। कल से हाँ, आज भर छुट्टी था, खत्म हो गया। यहाँ के बाद टॉपिक चेंज होगा और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हिंदी में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। मैटर के जनरली दो प्रॉपर्टी को हम कंसीडर करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी को और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज को। फिर पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं, ये तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसीलिए आगे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप इसको भी हिंदी में लिख लीजिए। एक नंबर और 2 नंबर लिख लीजिए, पहला नंबर ही नहीं डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चेंज करें क्या इसको? डिफाइन कीजिए इसको। डिफाइन करने के साथ ही आप खुद समझ जाएंगे कि वो क्या लिखा हुआ है। आप लिखिए, फिर हम आपको इसको समझाते हैं।
देखिए लिखा हुआ है दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कलर हो गया, रंग, ऑर्डर, इसको हम लोग बोलते हैं गंध, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, या फिजिकल स्टेट हो गया, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ये क्या लिखा हुआ है इसको आप ऐसे समझिए, और आप सब लोग बताइए देख के कि इसका रंग कैसा है। सही तो लाल दिख रहा है। ये काला यदि आपको दिख रहा है तो क्या लगता है कि इसको एसिड में डालकर देखना पड़ेगा कि काला है कि नहीं? ये ऐसे ही दिख जाएगा। यदि हम इसको चखना चाहें, स्वाद, टेस्ट, पता नहीं कैसा होगा, किसी को चखना है क्या? तो ये भी ऐसे ही पता चल जाएगा। इसमें गंध है कि नहीं सूंघ के पता चल जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, यदि हम इसको आग पर मतलब गर्म करके मेल्ट करें तो पता चल जाएगा कि कितना पर ये मेल्ट करेगा। मेल्ट करने के बाद फिर गर्म करें और ये बॉईल हो तो पता चल जाएगा कि कितना डिग्री सी पर इसका ये बॉईल हो रहा है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अच्छा ये बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ को मेल्ट करना या किसी भी चीज़ को बॉईल करना, यह कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है? कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये फिजिकल प्रोसेस है? जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि फिजिकल प्रोसेस है? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा केमिकल प्रोसेस या केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब। देखिए फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी सब्सटेंस के आइडेंटिटी को या कंपोजिशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसे यदि हम वाटर को गर्म करते हैं, वाटर यदि लिक्विड स्टेट में है तो भी वाटर है, मतलब H2O है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म, और यदि आप इसको गर्म करके वेपर बना दोगे तो भी ये क्या है? H2O है। यानी लिक्विड स्टेट में भी H2O है और गैसियस स्टेट में भी वो H2O है। लेकिन ऐसा सोचिए कि कुछ ऐसा हो कि बर्तन में वह H2O है और बर्तन से बाहर निकला तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर गया। बताइए इसके कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ हो गया कि नहीं? ये केमिकल रिएक्शन से पॉसिबल है, ऐसे ये कभी भी संभव नहीं है। और ये काम हो सकता है यदि आप एक तार ले लीजिए जिसमें प्लस माइनस दो तार हो, दोनों तरफ ब्लेड बांध दीजिए, ब्लेड को कॉपर वायर से बढ़िया से कस दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, प्लग को ऑन करके पानी में डाल दीजिए। आप देखिएगा दोनों ब्लेड से गैस का बुलबुला निकलेगा। एक तरफ से जो बुलबुला निकल रहा होगा वो हाइड्रोजन गैस का होगा, दूसरी तरफ से जो बुलबुला निकल रहा होगा वो ऑक्सीजन गैस होगा। अब आप कहेंगे कि सर कौन हाइड्रोजन होगा कौन ऑक्सीजन होगा? ये बात अभी तुरंत में आप नहीं समझ सकते। इस सब चीज को पढ़ने के लिए फिर आपको आगे की साइंस समझनी पड़ेगी। तो अभी हम उस चीज को बता भी नहीं सकते। वहाँ कैथोड एनोड का कंसेप्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट होता है, पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है। उन सब बातों को अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन फिलहाल आप एक चीज तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसके कंपोजिशन में परिवर्तन हो गया है। बताइए इसका केमिकल फॉर्मूला पहले था H2 और वहाँ केमिकल फॉर्मूला बदल के एक हो गया H2 और एक हो गया O2। अब जरा सोचिए कि ये आग बुझाने का काम करेगा और ये आग लगाने का काम करेगा, ये जलेगा और ये उसको जलाएगा। बताइए प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। जबकि यहाँ पर इस तरह का कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आया है। एक गैसियस स्टेट में है तो दूसरा लिक्विड स्टेट में है। इसी को यदि हम ठंडा कर दें तो ये फिर वाटर में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन क्या इसको ठंडा कर देंगे तो वाटर में कन्वर्ट कर जाएगा? कभी नहीं, वो फिर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली यही अंतर है। फिजिकल प्रॉपर्टी जब आप चेक करते हैं या कोई भी वैसा प्रोसेस जिसमें आप सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूला को या उसके कंपोजिशन को या उसके आइडेंटिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो वही क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? जब आप उसके आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप इसका मान लीजिए कि ये लोहा है, आप देखना चाहते हैं कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या कीजिए, इस लोहा को एसिड में डाल दीजिए। आप जैसे ही एसिड में डालिएगा तो डेफिनेटली वहां एसिड में जाने के बाद ये डिफरेंट कंपाउंड का निर्माण कर देगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा। तो इसका मतलब है कि ये लोहा जो है ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। लेकिन इसी लोहा को यदि आप पानी में डाल दीजिए तो पानी में जाने के बाद इसका कुछ होने वाला नहीं है, तुरंत में तो कुछ होने वाला नहीं है। वैसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि वहां पर कोई तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, अब आप कहेंगे सर केमिकल रिएक्शन कैसे नहीं होगा? पानी में डालेंगे तो फिर वहां रस्टिंग होगा।
रस्टिंग एक काफी स्लो प्रोसेस है, हम थोड़ा एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं कि बहुत कम टाइम में यदि आप लोहा को पानी में डालें और पानी से निकाल लेंगे तो तुरंत में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि लोहा वाटर के साथ नॉर्मली रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन यही लोहा यदि आप एसिड में डालिए फटाफट रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहा वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, जबकि एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा एक बात बताइए कि लोहा जब उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या आयरन आयरन के रूप में रह पाएगा क्या? वो डेफिनेटली किसी ना किसी कंपाउंड का निर्माण कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये FeSO4 का निर्माण कर लेगा, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस बना देगा और FeSO4 बन जाएगा, और H2O भी बनेगा, और भी दूसरा चीज बनेगा। जो भी बनेगा वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये सभी इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, उस कंडीशन बदलेंगे अलग अलग चीज, बहुत सारा चीज बनेगा, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, उस पर ज्यादा हम अभी काम नहीं कर सकते। तो पहले आपको ये समझ में आया कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस क्या होता है। दोनों सेम टाइप का चीज है। फिजिकल प्रोसेस में आप किसी भी सब्सटेंस के आइडेंटिटी को या कंपोजिशन को बदलते नहीं है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में ये छेड़छाड़ होना ही, तभी वो केमिकल प्रॉपर्टी माना जाएगा, ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। और वैसे भी जब भी बात केमिकल प्रोसेस की हो, केमिकल प्रॉपर्टी की हो, तुरंत दिमाग में ले आना वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन करके कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीज बनाएगा। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए लिखा हुआ भी है कि that properties of matter which can be measured or observed by chemical change। chemical change का मतलब ही होता है chemical reaction is called chemical property like acidity, basicity। हो गया, लिख लिए? यहीं तक लिख के छोड़ दीजिए। आगे लिखा हुआ है कि मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ETCR क्वांटिटेटिव इन नेचर। मतलब इसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे 10 फीट 10 इंच, इस तरह से। इन सब चीज़ों पर हम लोग कल काम करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। इस सब के यूनिट पर हम लोग काम करेंगे। यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साइंस में, और एक अलग लेवल का इंपॉर्टेंस होता है उसका केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी। तो अब थोड़ा हम लोग काम करेंगे यूनिट पर। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, और एक मीटर में मिलीमीटर कितना होता है? 1000 मिलीमीटर। एक मीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है? 10⁻⁻। और कितना नैनोमीटर होता है? इन सब चीज़ों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। और सुन लीजिए, ये क्यों काम करना जरूरी है ये समझो। अभी तुरंत हमने कहा ना कि एटम और मॉलिक्यूल आंखों से दिखता नहीं है। वहां पर जब आप रेडियस का मेजरमेंट करेंगे ना, तो कभी पीको में 1 मीटर में कितना पिकोमीटर होता है? 10⁻12। कितना 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है? अरे वो उल्टा पुल्टा लगता है बोल रहे हैं हम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है ये बताइए। थोड़ा उल्टा बोले हम यहाँ। एक एंगस्ट्रॉम और मीटर का क्या रिलेशन है? पिकोमीटर और मीटर का क्या रिलेशन है? एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर,
और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इससे पहले जो बोले थे हम थोड़ा उल्टा बोल गए थे। हम इन सब चीजों पर कल एक सीक्वेंस में काम करेंगे, ठीक है। आइए कल।